Welcome to my YouTube channel Vedia Classes, and today's subject is machine design, and chapter is torsional and bending stress in machine parts. Under this chapter we will discuss the topic principal stress and principal plane. So let's start. प्रिंसिपल स्ट्रेस, जिसको कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस भी कहते हैं, एंड प्रिंसिपल प्लेन. So before understanding the principal stress, we will discuss the about एक्सियल लोडिंग. तो तीन तरह का एक्सियल लोडिंग आप देख सकते हैं. फर्स्ट है यूनी एक्सियल लोडिंग, सेकेंड है बाई एक्सियल लोडिंग एंड ट्राई एक्सियल लोडिंग. यूनी एक्सियल लोडिंग, जब कोई लोड किसी बॉडी पर एक एक्सिस पर लगता है तो उसे यूनी एक्सियल लोडिंग कहते हैं. और इस एक एक्सिस लोड से जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है वो इस बॉडी पर सिग्मा एक्स है. इस डायरेक्शन में भी सिग्मा एक्स, इस डायरेक्शन की एक्स एक्सिस में लोड लग रहा है. उसी तरह बाई एक्सियल लोडिंग में there are two types of load acted on both axes in the body, x axis and y axis. So x axis के कारण जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है दैट इज कॉल्ड सिग्मा एक्स, एंड y axis के कारण जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है उसे सिग्मा y. उसी तरह ट्राई एक्सियल लोडिंग में, ट्राई एक्सियल लोडिंग में तीनों एक्सिस पर लोड लगता है, उसके कारण जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है इस बॉडी पर वो हो जाएगा सिग्मा एक्स इन दिस डायरेक्शन, सिग्मा वाई इन दिस डायरेक्शन एंड सिग्मा जेड इन दिस डायरेक्शन. सो यदि हम लोग यूनी एक्सियल लोडिंग को कंसीडर करें, ए बॉडी विच हैज़ द क्रॉस सेक्शन एरिया ए, इसमें जो लोड लग रहा है वह इस एक एक्सिस पर ही लोड लग रहा है. तो यदि इस बॉडी के प्लेन को हम लोग थीटा एंगल पे इंक्लाइन कट कर दें विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस प्लेन, तो इस ऑब्लिक प्लेन पे दो स्ट्रेस लगेंगे दैट इज सिग्मा एन एंड टाउ विथ रेस्पेक्ट टू दिस बॉडी. सो reference body. So this is called normal stress and this is called shear stress or tangential stress. If we consider about biaxial loading, so there is two load ejected in both axis, x axis and y axis. So in x axis sigma x is induced, in y axis sigma y is induced. So इस बॉडी को जब हम लोग इंक्लाइंड प्लेन के थ्रू कट कर देते हैं तो एक प्लेन मिलता है. दैट प्लेन इज कॉल्ड ऑब्लिक प्लेन विच इज नथिंग बट इंक्लाइंड विथ रेफरेंस प्लेन विच इज विथ एनी एंगल. सो इस प्लेन पर दो स्ट्रेस इंड्यूस होगा दैट इज एक नॉर्मल स्ट्रेस एंड एक टेंजेंशियल स्ट्रेस. तो इस एक्सिस पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा जिसके कारण एक नॉर्मल स्ट्रेस इंड्यूस हो जाएगा और एक टेंजेंशियल फोर्स लगेगा जिसके कारण टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस इंड्यूस होगा. सो इन ऑब्लिक प्लेन देयर आर टू स्ट्रेसेस. फर्स्ट क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस एंड सेकेंड वन इज शियर स्ट्रेस. सो इन बाई एक्सियल लोडिंग में ऑब्लिक प्लेन पर दो स्ट्रेस इंड्यूस होता है. पहला नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा शियर स्ट्रेस. नॉर्मल स्ट्रेस इस डायरेक्शन में लगेगा जबकि शियर स्ट्रेस इस डायरेक्शन में लगेगा. तो इसको अब डिटेल्स में स्टडी करते हैं कि एक बॉडी है जो बाई एक्सियल विच इज सब्जेक्टेड इन बाई एक्सियल लोडिंग, और बाई एक्सियल लोडिंग के कारण स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है एक्स डायरेक्शन में सिग्मा एक्स और वाई डायरेक्शन में सिग्मा वाई. यह बॉडी को हम लोग एक इंक्लाइन प्लेन पे कट कर देते हैं विथ एंगल थीटा. तो इस बॉडी पर जो नया फोर्स लगेगा वह इस डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में पी एन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और शियर टेंजेंशियल
फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो इस ओब्लिक प्लेन में जो नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा दैट इज इक्वल टू पी एन अपॉन ए। व्हाट इज ए इक्वल टू एरिया ऑफ ओब्लिक प्लेन एंड टाउ विच इज शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू पी टी अपॉन ए। तो यहाँ पर देखते हैं कि टाउ एंड सिग्मा एन विच इज डिपेंड अपॉन एरिया एंड एरिया इज डिपेंड अपॉन थीटा ऑफ ओब्लिक प्लेन। तो यदि थीटा का वैल्यू घटेगा बढ़ेगा तो एरिया का भी वैल्यू घटेगा बढ़ेगा, और यदि एरिया का वैल्यू यदि डिफरेंट होगा तो टाउ का वैल्यू और सिग्मा एन का वैल्यू भी डिफरेंट होगा। कहने का मतलब एट ए डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा वी विल गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ सिग्मा एन एंड टाउ और टाउ विच इज shear stress. So at different oblique plane plane area of plane will change theta is equal to location of oblique plane with respect to reference plane. So there will be an oblique plane at which shear stress is 0. तो वैसा भी ओब्लिक प्लेन होगा जहाँ पर शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0 हो जाए, जहाँ पर शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0 हो जाए। सो वैसा ओब्लिक प्लेन जहाँ पर शियर स्ट्रेस 0 हो जाए वैसे ओब्लिक प्लेन को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल प्लेन। तो व्हाट इज प्रिंसिपल प्लेन? तो एन ओब्लिक प्लेन एट विच शियर स्ट्रेस इज 0, such oblique plane is called principal plane. So in biaxial loading case में there are two mutual perpendicular principal plane. तो biaxial loading यदि किसी मशीन मेंबर में हो रहा है तो वहाँ पे दो तरह का प्रिंसिपल प्लेन होगा। वैसा एक मेजर प्रिंसिपल प्लेन, फर्स्ट वन इज मेजर प्रिंसिपल प्लेन विच इज इक्वल टू सिग्मा एन, यानी यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम देगा, एंड माइनर प्रिंसिपल प्लेन सिग्मा एन विच गिव्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। सो नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल प्लेन इज नोन एज प्रिंसिपल स्ट्रेस। प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या हो गया? तो प्रिंसिपल प्लेन पे जो भी नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग होगा दैट नॉर्मल स्ट्रेस इज कॉल्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो व्हाट इज प्रिंसिपल स्ट्रेस? वैसा नॉर्मल स्ट्रेस जो प्रिंसिपल प्लेन पर एक्ट होता है दैट नॉर्मल स्ट्रेस इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन। तो ये प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेस को हम लोग समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि प्रिंसिपल स्ट्रेस को हम लोग डिटरमाइन करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल प्लेन? प्रिंसिपल प्लेन मीन्स मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस एंड मैक्सिमम और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। सो consider a rectangular body ABCD which is subjected to biaxial stress. Biaxial stress means दोनों एक्सिस पर स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है, एक्स एक्सिस पर भी वाई एक्सिस पर भी, एंड विथ शियर स्ट्रेस भी इंड्यूस हो रहा है। इट मीन्स दिस बॉडी इज सब्जेक्टेड टू कंबाइंड स्ट्रेस। कंबाइंड स्ट्रेस मीन्स टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस विथ शियर स्ट्रेस। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शियर स्ट्रेस भी लग रहा है, इस डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस, इस बॉडी में शियर स्ट्रेस, और जो टेंशन या फिर टेंसाइल या फिर कंप्रेशन स्ट्रेस जो लग रहा है वो आपका ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 ये हो सकता है। तो यह बॉडी इज कम्प्लीटली सब्जेक्टेड टू कंबाइंड स्ट्रेस। So consider a rectangular body ABCD of uniform cross section area and unit thickness subjected to normal stress sigma 1 and sigma 2 as shown in figure, and in addition to this normal stress a shear stress tau also act. So इस डायरेक्शन में tau भी एक्ट हो रहा है। तो इस एक हम लोग ऑब्लिक प्लेन कट कर लेते हैं इस बॉडी से with angle theta in direction of sigma 2 with reference plane
रेफरेंस एक ऑब्लिक प्लेन हम लोग कंसीडर करते हैं जो थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है रेफरेंस प्लेन के साथ किस डायरेक्शन में, सिग्मा 2 के डायरेक्शन में। तो इस जो ऑब्लिक प्लेन हो गया, ये ई एफ एक ऑब्लिक प्लेन हो गया, इस ई एफ पर दो तरह का फोर्स इंड्यूस, दो तरह का स्ट्रेस इंड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल डायरेक्शन में सिग्मा टी एंड टाउ 1, सिग्मा टी एंड टाउ 1, दो स्ट्रेस इंड्यूस हो जाएगा, सिग्मा टी एंड टाउ 1, सिग्मा टी एंड टाउ 1। तो ये हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है, सिग्मा टी एंड टाउ 1। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो सिग्मा टी जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू सिग्मा 1, दैट इज इक्वल टू विथ रेफरेंस टू रेफरेंस प्लेन। सो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा प्लस टाउ साइन 2 थीटा। दिस इज वैल्यू ऑफ सिग्मा टी। ये वैल्यू, इस वैल्यू का यह वैल्यू हम लोग नोन है, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चैप्टर, सिग्मा टी इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 divided by sigma 1 and sigma 2, this value sigma 1 and sigma 2. So sigma t is equal to sigma 1 plus sigma 2 divided by 2 plus sigma 1 plus sigma 2 divided by 2 cos 2 theta plus tau sin 2 theta. This is equation 1. And what is tau 1? This value is 1 by 2 sigma 1 minus sigma 2 sin 2 theta minus tau cos 2 theta. We have already this formula. Now for प्रिंसिपल प्लेन के लिए क्या होना चाहिए कि शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो tau 1 is equal to 0. Put the value tau 1 is equal to 0 in equation 2. So we have 1 by 2 0 is equal to 1 by 2 sin sigma 1 minus sigma 2 sin 2 theta minus tau cos 2 theta. So after complete simplification we will get sin 2 theta is equal to 2 tau sigma 1 minus sigma 2. So 2 tau upon sigma 1 minus sigma 2, so p by b is equal to 2 tau upon sigma 1 minus sigma 2. And from this value p by b is given, so h is equal to root under sigma 1 minus sigma 2 whole square plus 4 tau square. So in biaxial loading there are two principal plane, we have already know. So at a right angle to each other, so let theta 1 and theta 2 be the inclination of these planes with the normal cross section. So we can find sin 2 theta because of sin 2 after find sin 2 theta, put this value sin 2 theta and cos 2 theta, we find out the value of sigma 2 which is normal stress or principal stress. So sin 2 theta is equal to sin 2 theta is equal to p by h, p is equal to 2 tau and h is equal to root under sigma 1 minus sigma 2 whole square plus 4 tau square. So sin 2 theta is equal to plus minus 2 tau upon y plus minus, because theta 1 and theta 2 be the two principal plane which is inclined of this plane with normal stress. So plus minus 2 tau upon root under sigma 1 minus sigma 2 whole square plus 4 tau square. So whenever put the value of positive sign, then sin 2 theta 1 is equal to 2 tau upon root under sigma 1 minus sigma 2 whole square plus 4 tau square. And we take negative sign, so sin 2 theta 2 is equal to minus 2 tau upon root under sigma 1 minus sigma 2 whole square plus 4 tau square. So we have the value of sin 2 theta 1 and sin 2 theta 2. Whenever we take the positive value, this gives the sin 2 theta 1 and
whenever we take the negative value, this gives sine 2 theta 2. So next step, we will find out the value of cos 2 theta. So cos 2 theta is equal to b by h. What is the value of b? Sigma 1 minus sigma 2. So plus minus sigma 1 minus sigma 2 over root under whole square of sigma 1 minus sigma 2 plus 4 tau square. So similarly, in this condition, we take the value of positive sign. It gives cos 2 theta 1 is equal to plus sigma 1 minus sigma 2 over root under whole square of sigma 1 minus sigma 2 plus 4 tau square. Whenever we take the negative sign, we will get value cos 2 theta is equal to minus sigma 1 minus sigma 2 over root under sigma whole square of sigma 1 minus sigma 2 plus 4 tau square. So this is the value of cos 2 theta 2 and cos 2 theta 1. Now put these value of sin 2 theta and cos 2 theta in equation 1 for maximum and minimum principal stress. Whenever we take the positive value, we will get maximum principal stress. When we take negative value of sin 2 theta and cos 2 theta, we will get the minimum principal stress. So after simplification, we will get, after simplification, we have the formula sigma t1, which gives the maximum principal stress. So sigma t1 is equal to sigma 1 plus sigma 2 divided by 2 plus 1 by 2 root under sigma 1 minus sigma 2 whole square plus 4 tau square. This gives the maximum principal stress and minimum principal stress. What is the minimum principal stress? So whenever we put the value of negative sin 2 theta and cos 2 theta, so sigma t2 is equal to sigma 1 plus sigma 2 divided by 2 so here maximum principal stress or normal stress is sigma t1 is equal to sigma 1 plus sigma 2 divided by 2 plus 1 by 2 root under sigma 1 minus sigma 2 whole square plus 4 tau square. When the put the value of sin 2 theta and cos 2 theta and with negative sign, then we have minimum principal stress or normal stress, that is sigma t2 is equal to sigma 1 plus sigma 2 divided by 2 minus 1 by 2 root under sigma 1 minus sigma 2 whole square plus 4 tau square. And now maximum shear stress. For maximum shear stress, so it is the difference between maximum principal stress and minimum principal stress divided by 2. So whenever we simplify sigma t1 minus sigma t2, sigma t1 this and sigma t2 this divided by 2, we get a formula 1 by 2 root under whole square of sigma 1 minus sigma 2 plus 4 tau square. So this is the formula of maximum principal stress or minimum principal stress and maximum shear stress. Next, when a member is subjected to direct stress in one plane, so sigma 2 is equal to 0, यानी सिर्फ एक ही प्लेन पर स्ट्रेस लग रहा है, यानी सिग्मा 1 सिर्फ एक्ट हो रहा है, सिग्मा 2 यहाँ पर जीरो होगा. यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही प्लेन में स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है, दैट इज सिग्मा 1. सो ऐसे केस में सिग्मा 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो यदि सिग्मा 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, सो हेयर सिग्मा 2 इक्वल टू 0, देन सिग्मा t1 इक्वल टू सिग्मा 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 रूट अंडर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस 4 tau square. This is equation first. And minimum principal stress
In this condition, sigma 2 is equal to 0, so sigma T2 is equal to sigma 1 divided by 2 minus 1 by 2 root under sigma 1 square plus 4 tau square, and the maximum shear stress, here put the value sigma 2 is equal to 0. Then we have maximum shear stress is equal to tau max is equal to 1 by 2 root under sigma 1 स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर. सो जब कोई मशीन मेंबर में सिर्फ एक ही प्लेन पर फोर्स लग रहा हो, स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा हो, तो ये हम लोग का तीनों फॉर्मूला होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. यदि इस फॉर्मूले में सिग्मा 1 बाई 2 रूट अंडर सिग्मा 1 प्लस 4 टाउ स्क्वायर यदि ग्रेटर हो जाए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा. ऐसे केस में सिग्मा T1 क्या हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगा, या फिर सिग्मा T2 क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगा, और वाइस वर्सा. सो नेक्स्ट वन इज इसका एप्लीकेशन. प्रिंसिपल स्ट्रेस का यूज हम लोग कहाँ करते हैं मशीन डिजाइन में. तो जब कोई मशीन मेंबर में बहुत सारा स्ट्रेस सब्जेक्टेड हो रहा, साइमल्टेनियसली एक्ट हो रहा हो, जैसे कि कोई मशीन मेंबर है प्रोपेलर शाफ्ट, जिसमें टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस के साथ साथ शियर स्ट्रेस भी एक्ट होता है. ऐसे केस में हम लोगों को मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस या फिर मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालना होता है. तो यहाँ पर हम लोगों को प्रिंसिपल स्ट्रेस के फॉर्मूला का यूज होगा. सो इन सच केसेस मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इज इक्वल टू, सो मैक्सिमम यदि टेंसाइल स्ट्रेस की बात करें तो सिग्मा टी मैक्स इक्वल टू सिग्मा टी फॉर टेंसाइल, सो सिग्मा टी डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 बाई 2 रूट अंडर सिग्मा टी स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर, एंड मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, सो सिग्मा सी मैक्स इक्वल टू सिग्मा सी बाई 2 प्लस 1 बाई 2 रूट अंडर सिग्मा सी स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर, and the maximum shear stress tau max is equal to by 2 root under sigma t square plus 4 tau square. So this is the principal application of principal stress in designing machine parts. So यदि कोई थिन सिलेंडर सेल है, ऐसे केस में थिन सिलेंडर के केस में जो टॉ का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 0. सो यहाँ पर टॉ का वैल्यू 0 पुट करने पर जो सिग्मा टी का वैल्यू हो जाएगा मैक्सिमम, उसका वो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा सिग्मा टी के इक्वल. दूसरा नोट है, जब कोई शाफ्ट सब्जेक्टेड होता है एक्सियल लोड, और एक्सियल लोड के साथ साथ उसमें बेंडिंग या फिर ट्विस्टिंग मूवमेंट भी एक्ट हो रहा होता है. तो ऐसे केस में हम लोग जो स्ट्रेस काउंट करेंगे तो बेंडिंग के कारण जो स्ट्रेस इंड्यूस हो जाएगा उसको भी ऐड करेंगे, यानी जो सिग्मा टी या सिग्मा सी होगा ही, उसके साथ साथ जो बेंडिंग स्ट्रेस होगा उसको भी ऐड करेंगे, तो हम लोग को जो रिजल्टेंट टेंसाइल स्ट्रेस मिलेगा. सो यहाँ पर एक डायग्राम है प्रोपेलर शाफ्ट which is used in automobile industry, and you can see in truck. The propeller shaft is subjected with a combined stress. Combined stress means tensile or compressive stress, or with shear stress. And here you can see propeller shaft of ship, which is also subjected with combined stress. So this is complete discussion about principal stress and principal plane. Thank you for listening. Thank you for watching.